everyone and welcome back to our CA Final IDT revision series and our today's topic is duty drawback. छोटा सा टॉपिक है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सो इट हैज अ गुड पोटेंशियल। अच्छे से पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ेंगे। तो सी ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? जो ड्यूटी मैंने पे कर दी है वो मुझे वापस चाहिए, उसको मैं बोलूंगी ड्यूटी ड्रॉबैक। तो भाई कौन से केसेस में मैंने जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे कर दी है वो मुझे वापस से मिल जाएगी? तो दो केस हो सकते हैं। एक तो जब मैंने गुड्स को इम्पोर्ट किया था और फिर एज इट इज उनको री एक्सपोर्ट कर दिया। तो सेक्शन 74 किसकी बात करता है? जब मैंने गुड्स को इम्पोर्ट करके और फिर री एक्सपोर्ट कर दिया एज इट इज, और वो इजीली आइडेंटिफाइबल है कि हाँ ये रिमोट ही मैंने इंपोर्ट किया था और ये रिमोट ही मैंने वापस से एक्सपोर्ट कर दिया है। बट दूसरा केस हो सकता है सेक्शन नंबर 75 का, जहां पे मैंने कुछ मटेरियल्स को इंपोर्ट किया था, उन पे कुछ प्रोसेसिंग किया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया और एक अल्टीमेट प्रोडक्ट बना के फिर उसको एक्सपोर्ट किया। भाई मैंने पूरा रिमोट नहीं मंगवाया था, मैंने प्लास्टिक मंगवाया, मैंने बटन्स मंगवाए, मैंने अलग अलग चीजें मंगवाई, उनसे मैंने ये रिमोट बनाया और इस रिमोट को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो दोनों ही केस में यहाँ पे जब गुड्स मंगवाए थे एंड यहाँ पे जब मटेरियल्स मंगवाए थे, तो इन पे हमने जो इम्पोर्ट ड्यूटी पे किया था उसका मुझे ड्रॉबैक मिल जाता है ना। कितना अमाउंट मुझे ड्रॉबैक मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब कुछ हमको पढ़ना है। तो सी सेक्शन 74 सबसे पहले जो एज इट इज एक्सपोर्ट की बात करता है। सेक्शन 74 टॉक्स अबाउट ड्रॉबैक अलाउेबल ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड गुड्स। ऐसे गुड्स जिन पे मैंने ड्यूटी पे कर रखी है उनको जब मैं री एक्सपोर्ट कर देती हूँ तो उस पे मुझे ड्रॉबैक मिल जाता है। नाउ देयर कैन बी टू केसेस, जब एक तो आपने गुड्स मंगवाए, कुछ यूज नहीं किया, उन गुड्स को बस मंगवाया और आपने एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया। दूसरा केस हो सकता है आपने गुड्स मंगवाए, थोड़े यहाँ पे यूज किए एंड उसके बाद एक्सपोर्ट किए। तो कैसे हम ड्रॉबैक कैलकुलेट करेंगे? सो फर्स्ट सेक्शन 74(1) जहाँ पे गुड्स एक्सपोर्टेड एज सच, जो मंगवाया था वही हमने एज सच एक्सपोर्ट कर दिया है, बिना उसको यूज में लिए हुए, विदाउट एनी यूज। नाउ नॉर्मल एक्सपोर्ट हो सकता है, बैगेज या फिर पोस्ट के थ्रू मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो मैंने जितना भी इम्पोर्ट ड्यूटी पे किया था, उसका 98% मुझे क्या मिल जाता है? ड्रॉबैक मिल जाता है। मैंने जितना भी ड्यूटी पे किया था उसका 98% मुझे क्या मिलता है? ड्रॉबैक मिल जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या फुलफिल करनी है? तो भाई असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर सेटिस्फाइड होने चाहिए, आइडेंटिफाई कर दिया होना चाहिए उन्होंने कि हाँ आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए थे वही सेम गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। एंड सेकेंड केस, जब आपने इंपोर्ट किया था तब ड्यूटी पे की थी, उस ड्यूटी पे करने की डेट से 2 साल के अंदर अंदर, आपने क्या किया है? री एक्सपोर्टेशन कर दिया है। सो गुड्स आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 2 years। सीबीआईसी चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकता है फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ इंपोर्टेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ड्यूटी कब पे की थी वहां से 2 साल में आपको एक्सपोर्ट करना है। मतलब वेयरहाउस गुड्स के केस में क्या होगा? गुड्स आ गए, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल कर दिया, लेकिन जिस दिन मैंने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, ड्यूटी पे की, वहां से ये 2 साल की शुरुआत होगी टू कैलकुलेट द टाइम लिमिट। तो भाई हमने क्या पढ़ा? जब मैंने गुड्स को इंपोर्ट किया और एज सच बिना यूज किए और उसको नॉर्मल एक्सपोर्ट या पैकेज या पोस्ट के थ्रू एक्सपोर्ट कर दिया, तो मैंने जितना भी इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था उसका 98% मुझे क्या मिलेगा? फिर से ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल जाएगा। कंडीशंस क्या सेटिस्फाई करनी है कि भाई जो गुड्स इंपोर्ट किए थे वही सेम गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं, ऐसा आइडेंटिफाई होना चाहिए। और दूसरा, एक्सपोर्ट कब तक कर देना है? तो भाई इंपोर्ट ड्यूटी जिस दिन पे की थी वहां से 2 साल के अंदर अंदर मुझे गुड्स को एंटर फॉर एक्सपोर्टेशन कर देना है। नाउ व्हाट इफ मैंने गुड्स मंगवाए थे और उनको यूज करने के बाद एक्सपोर्ट किया है? व्हाट इफ मैंने कुछ गुड्स मंगवाए थे और उनको एज सच ही एक्सपोर्ट कर लूं लेकिन थोड़ा सा यूज कर लिया इंडिया में, तो क्या होगा? तो भाई जो ये वाली चीजें हैं इनको अगर मैं यूज कर लेती हूँ तो मुझे कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है। वेयरिंग अपैरल्स, मैंने कपड़े मंगवाए और कपड़े पहन लिए, यूज कर लिए, उसके बाद वही कपड़ों को एज इट इज एक्सपोर्ट करती हूँ तो मुझे कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। सो इट इज कौन सी ऐसी चीजें हैं? वेयरिंग अपैरल्स, टी चेस्ट, exposed cinematograph films passed by censor board, unexposed photographic films, paper and plates और एक्सरे फिल्म्स। इन चीजों को अगर मैंने यूज कर लिया है और फिर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूं तो मुझे कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। लेकिन यही सेम चीज मैंने यूज किए बिना एज इट इज एक्सपोर्ट कर दी तो जो ऊपर 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है वो मिल ही जाएगा। मैंने कपड़े मंगवाए, यूज नहीं किए, बस एज इट इज मंगवाए, इंपोर्ट किए और एक्सपोर्ट कर दिए, तो मुझे 98% ड्रॉबैक मिलेगा। लेकिन यही वेयरिंग अपैरल्स अगर मैंने यूज कर लिए तो मुझे 1 रुपी का भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। चलो, इन चीजों पे तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा।
इन चीजों पे तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा ना। उसके अलावा अगर मैंने कोई चीजें मंगवाई है, थोड़ी सी यूज कर ली और उसके बाद एक्सपोर्ट किया है, तो मुझे रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक दिया जाएगा। भाई नॉट मोर देन 3 मंथ्स मैंने कुछ चीजों को इंपोर्ट किया, लेंथ बिटवीन द पीरियड ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन एंड जिस दिन हम लोग उसको एक्सपोर्ट में डाल रहे हैं, जिस दिन मैंने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर किया और जिस दिन मैं एक्सपोर्ट में डाल रही हूँ, इस दौरान मैंने इनको क्या किया, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, 1 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने उन गुड्स को यूज कर लिया, तो मुझे जो ड्रॉबैक मिलेगा वो अब 98% नहीं 95% ही मिलेगा। मोर देन 3 मंथ्स लेकिन लेस देन 6 मंथ्स है, मोर देन 3 मंथ्स लेकिन लेस देन 6 मंथ्स है, उस केस में क्या हो जाएगा, 85% मिल जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 मंथ्स बढ़ाते जाने हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स और 18 मंथ्स, और आपका जो ड्रॉबैक का अमाउंट है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। सबसे पहले 95 से 85 होगा एंड उसके बाद आपको 5% रिड्यूस करना है, 75, 70, 65, 60, और अगर मोर देन 18 मंथ्स, भाई अब तो इतने पुराने गुड्स हो गए, 18 महीने आपने उनको यूज कर लिया, अब आप उनको वापस अगर एक्सपोर्टेशन के लिए डाल रहे हो तो आपको कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इवन इफ आपने इंपोर्टेड गुड्स को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही किया है, एज सच यूज नहीं किया है, उन पे कुछ टेस्टिंग किया है, फिर भी हम तो उसको यूज ही मानेंगे और आपको ये रिड्यूस्ड ड्रॉबैक ही दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे दो चीजें ऐसी हैं, एक मोटर व्हीकल और दूसरे ऐसे गुड्स जो आपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए मंगवाए थे। मोटर व्हीकल या फिर ऐसे गुड्स जो आपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए मंगवाए थे, उस केस में ये वाली रेट्स एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इन रेट्स से रिडक्शन करना पड़ेगा। मतलब क्या, आपने जितना इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था कौन कौन सी चीजों के केसेस में, तो मोटर व्हीकल और दूसरा पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए अगर कोई भी गुड्स आपने मंगवाए हैं, तो जिस दिन आपने इंपोर्ट किया है उसमें 1 साल के अंदर अंदर अगर आप उसको री एक्सपोर्ट करते हो यूज करने के बाद, तो पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ क्वार्टर आपको 4% का रिडक्शन करते जाना है। सेकेंड ईयर के लिए 3% का रिडक्शन, थर्ड ईयर के लिए 2.25% का रिडक्शन, फोर्थ ईयर के लिए 2% का रिडक्शन, ऐसे आपको 2.5% का रिडक्शन और यहाँ पे 2% का रिडक्शन, ऐसे आपको रिडक्शन करते जाना है और उसके बाद आपको ड्यूटी का ड्रॉबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 4 साल के बाद आपको कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है। फॉर कार्स ड्यूटी ड्रॉबैक आफ्टर 2 years अलाउड ओनली इफ सीबीआईसी परमिट्स। ना यहाँ पे जब पर्सनल पर्पस के लिए मंगवाया है तो ये वाली चीजें लागू हो जाएगी, लेकिन अगर ये मोटर व्हीकल मंगवाया है, कार मंगवाया है, तो उस केस में सेकेंड ईयर पे ही आपको स्टॉप कर देना है। सेकेंड ईयर के बाद अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए तो उस केस में आपको सीबीआईसी की क्या लेनी पड़ेगी, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि भाई टाइप्स ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक देखे तो सेक्शन 74 है, सेक्शन 75 है। 74 क्या बोलता है कि भाई गुड्स मैंने मंगवाए और एज इट इज मैंने उनको री एक्सपोर्ट कर दिया, उस केस में मुझे 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। कंडीशन क्या बोलती है, जो गुड्स मंगवाए वही गुड्स आपको फिर से एक्सपोर्ट करने हैं और 2 साल के अंदर अंदर कर देने हैं। 2 साल कहां से, तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी से, ये खत्म। उसके बाद अगर एक्सपोर्ट आफ्टर यूज किया है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो वेयरिंग अपैरल्स और एक्सरे फिल्म वाली चीजें हैं, इन पे तो कोई ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया है तो ये 74(2) में नहीं 74(1) में फॉल होगा, 98% मिल जाएगा। यूज करके किया है तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। नाउ सेकंड केस, इन गुड्स के अलावा और पर्सनल, प्राइवेट और मोटर व्हीकल के अलावा अगर कोई चीजें हैं तो उसमें क्या होगा, ये जो रिड्यूस्ड परसेंटेज ऑफ ड्रॉबैक्स दिए हैं, ये रिड्यूस्ड परसेंटेज ऑफ ड्रॉबैक्स का मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। 3 मंथ से टाइम बढ़ता जाएगा, फर्स्ट बार में 10% से रेट घटेगा एंड उसके बाद 5% से रेट घटाते जाना है। ना अगर मोटर व्हीकल या पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए कोई गुड्स मंगवाए हैं एंड उनको आप यूज करने के बाद एक्सपोर्ट करते हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, इमीडिएटली एक्सपोर्ट कर दोगे तो अगेन 74(1) में फॉल हो जाओगे, 98% का ड्रॉबैक मिल जाएगा। लेकिन यूज करके करते हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली परसेंटेज नहीं दिए है, अब आपको 100% में से इन परसेंटेजेस को लेस करते जाना है और ड्रॉबैक का अमाउंट निकालना है। तो फर्स्ट ईयर के लिए 4% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ क्वार्टर, सेकंड ईयर के लिए 3, थर्ड के लिए 2.5 एंड फोर्थ के लिए 2। एंड ध्यान क्या रखना है, 4 साल के बाद कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा और कार्ड्स के केसेस में 2 साल के बाद अगर ड्रॉबैक चाहिए तो सीबीआईसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल ना। उसके बाद री एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स के रूल्स क्या बोलते हैं। चलो, इंपोर्टेड गुड्स मैंने मंगवाए और उनको मैं एज इट इज एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो उसके रूल्स क्या बोलते हैं। अगर पोस्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हो,
अगर आप पोस्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जब आप पोस्ट में अपने गुड्स को डालते हो तो आउटर पैकेजिंग पे लिखना है ड्रॉबैक एक्सपोर्ट। आउटर पैकेजिंग पे आपको लिख देना है ड्रॉबैक एक्सपोर्ट। प्लस आपको क्या करना है, पोस्टल अथॉरिटी को क्लेम देना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में कि देखो ये मेरा क्लेम है ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए। सो एक्सपोर्टर शैल डिलीवर टू द कंपोनेंट पोस्टल अथॉरिटी अ क्लेम इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो ये पोस्टल अथॉरिटी क्या करेगी, पोस्टल अथॉरिटी को जिस दिन क्लेम मिलेगा वो एक बार चेक करेगी और क्या करेगी, कस्टम्स के पीओ को फॉरवर्ड कर देगी। सो डेट ऑन विच अफोरसेड क्लेम रिसीव्ड बाय पीओ ऑफ कस्टम्स फ्रॉम पोस्टल अथॉरिटी शैल बी द डेट ऑफ फाइलिंग ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम। तो अल्टीमेटली जब मैं पोस्ट से गुड्स को एक्सपोर्ट करती हूँ, मुझे करना क्या है, मेरे आउटर पैकेजिंग पे ड्रॉबैक एक्सपोर्ट लिख देना है, प्लस मुझे पोस्टल अथॉरिटीज को क्लेम सबमिट करना है। अब पोस्टल अथॉरिटीज ये क्लेम कस्टम्स के पीओ को फॉरवर्ड कर देगी और जिस दिन कस्टम्स का पीओ इसको रिसीव करता है उस दिन हम मानेंगे कि ड्रॉबैक का क्लेम फाइल हुआ है। अगर लेकिन क्लेम में कोई डेफिशिएंसी रह गई, तो आपको 15 डेज के अंदर अंदर डेफिशिएंसी मेमो इशू कर दिया जाएगा, जिसका रिप्लाई करने के लिए आपको 30 डेज मिलेंगे। और उसके बाद आपने प्रॉपरली रिप्लाई कर दिया, कंप्लायंसेस कर दिए, तब जाके आपको एक्नॉलेजमेंट इशू किया जाएगा। और डेफिशिएंसी के केस में ये एक्नॉलेजमेंट इशू करने की जो डेट होगी वो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग क्लेम मानी जाएगी। पोस्ट से एक्सपोर्टेशन कर रहे हो, अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो जिस दिन कस्टम्स के पीओ ने पोस्टल अथॉरिटी से रिसीव कर लिया आपका क्लेम, वही डेट ऑफ फाइलिंग डीबी के। लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उस केस में क्या होगा, डेफिशिएंसी आपको बता दी जाएगी 15 दिन में, रिप्लाई करना है आपको 30 दिन में, एंड प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद वो जो प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट की डेट होगी वो आपकी डेट ऑफ फाइलिंग क्लेम हो जाएगी। देन मैनर एंड टाइम ऑफ क्लेमिंग डीबीके ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड अदर देन बाय पोस्ट। चलो पोस्ट की बात तो हो गई, अब अदर देन पोस्ट अगर मैं नॉर्मल एक्सपोर्ट कर रही हूँ, बैगेज कर रही हूँ, उस केस में क्या हो जाएगा, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग क्लेम क्या बोलती है, जिस दिन आपको क्लियरेंस मिल जाता है, कि आप गुड्स एक्सपोर्टेशन के लिए लोड कर दो, वहां से 3 महीने में भागो और ड्यूटी ड्रॉबैक की एप्लीकेशन करो। क्या ये 3 महीने एक्सटेंड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 3 महीने एक्सटेंड हो सकते हैं 3 मंथ से और प्लस फर्दर 6 मंथ से भी। अथॉरिटी कौन है, तो यहाँ पे असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर आपको एक्सटेंशन दे सकता है और यहाँ पे प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर। तो फीस लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी। जब आपने एक्सपोर्ट किया तो आपकी जो एफओबी वैल्यू थी उसका 1% ले लो, या तो फिर 1000 whichever is lower, मतलब मैक्सिमम 1000 रुपीज की यहाँ पे आपको एक्सटेंशन के लिए फीस लग जाएगी। और उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो 2% और 2000 की whichever is lower में से जो भी फीस आएगी वो आपको पे कर देनी पड़ेगी फॉर एक्सटेंशन। नाउ डेट ऑफ फाइलिंग क्लेम यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट में तो हम समझ गए डेट ऑफ फाइलिंग क्लेम क्या होगा। अदर देन पोस्ट में भाई जिस दिन कस्टम्स ने स्टैंप लगा दिया आपकी एप्लीकेशन पे, वही आपकी डेट ऑफ फाइलिंग क्लेम हो जाएगी। सो डेट ऑफ अफिक्सिंग द डेटेड रिसिप्ट स्टैंप ऑन द क्लेम, आपने क्लेम फर्निश किया, उस पे डेटेड रिसिप्ट लग गया कि हाँ ये रिसीव हो गया है क्लेम, वही आपकी डेट ऑफ फाइलिंग क्लेम। लेकिन यहाँ पे भी सेम चीज होगी, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो 15 दिन में मेमो आएगा, 30 दिन में कंप्लायंस करना है एंड उसके बाद हम मानेंगे कि क्लेम फाइल हुआ है। डन विद अवर सेक्शन 74, जहां पे मैंने गुड्स मंगवाए, यूज किए या यूज नहीं किए, बट उनपे कुछ प्रोसेसेस, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया और एज इट इज मैंने उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, तब मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे मिलेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 74, जहां पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज मैंने प्लास्टिक मंगवाया, अब प्लास्टिक ही एज सच एक्सपोर्ट कर दूं तो पता चल जाएगा सेम चीज एक्सपोर्ट हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उसमें कुछ प्रोसेसिंग कर दूं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज कर लूं, फिर उन गुड्स को एक्सपोर्ट करती हूँ, तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि क्या ये वो सेम गुड्स जो इंपोर्ट किए थे वही एक्सपोर्ट हुए हैं या नहीं। तो इसके रूल्स क्या बोलते हैं, when the imported goods are used in manufacturing and the manufactured product is exported, यहाँ पे आप बैगेज के थ्रू नहीं कर सकते, या तो नॉर्मल एक्सपोर्ट करो या पोस्ट करो, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑलरेडी एक यूनिट रेट फिक्स करके रखती है जिसके हिसाब से आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है। कोई टाइम लिमिट नहीं है भाई, वहां पे तो कुछ करना ही नहीं था, मंगवाया और एज सच री एक्सपोर्ट करना था, इसीलिए अलग अलग केसेस में टाइम लिमिट्स दे रखी थी। बट यहाँ पे तो क्या है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जिसमें कितना भी टाइम लग सकता है, तो वैल्यू एडिशन का क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई कम से कम जो इंपोर्टेड गुड्स है उनमें इतना वैल्यू एडिशन तो हो जाना चाहिए फिर एक्सपोर्ट करो, लेकिन टाइम लिमिट की कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आपको फॉरेक्स भी रियलाइज करके देना पड़ेगा। सो फॉरेक्स मस्ट बी रियलाइज विद इन द टाइम परमिटेड बाय फेमा, लेकिन सीधी सी बात है, अगर डीटीए से एसईसी के पास गुड्स जा रहे हैं उस केस में फॉरेक्स रियलाइजेशन नहीं एप्लीकेबल होगा। देन नो ड्यूटी ड्रॉबैक, ए सीधी सी बात है, आपने जो गुड्स इंपोर्ट किए थे, मतलब जो मटेरियल्स आपने इंपोर्ट किए थे कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए, उन मटेरियल का इंपोर्ट वैल्यू ज्यादा था एज कंपेयर टू आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा।
आप इंडिया का फॉरेक्स गवा रहे हो, आपने इंपोर्ट महंगे पे किया और एक्सपोर्ट सस्ते पे कर रहे हो, तो इंडिया को क्या फायदा हुआ, हमारा तो फॉरेक्स ही गया ना। तो उस केस में आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला ना, वैल्यू एडिशन का क्राइटेरिया है भाई, जितने में इंपोर्ट किया है उससे कुछ तो ज्यादा में एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, या तो फिर एक्सपोर्ट वैल्यू डज नॉट एक्सीड सच परसेंटेज, गवर्नमेंट नोटिफाई भी कर सकती है कि भाई कम से कम इतने परसेंटेज से ज्यादा तो एक्सपोर्ट वैल्यू होनी ही चाहिए। नाउ, नो ड्यूटी ड्रॉबैक इफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स। हाँ हाँ, सीधी सी बात है भाई, ऐसे इंपोर्ट्स जिन पे ड्यूटी लगी ही नहीं थी उनको हम यूज करके कुछ मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब ड्यूटी लगी ही नहीं थी तो भैया काहे का ड्यूटी ड्रॉबैक। नाउ, ये जो फिक्स्ड रेट है वो कौन सी है जिसके हिसाब से हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, तो रूल 3 बात करता है ऑल इंडस्ट्री रेट का। मतलब गवर्नमेंट एक एवरेज अमाउंट ही फिक्स कर देती है कि भाई इंडस्ट्री में नॉर्मली इन प्रोडक्ट्स के लिए यही रेट चलता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक एवरेज अमाउंट ही फिक्स कर देती है इंडस्ट्री डेटा को ध्यान में रखते हुए कि भाई आपका जो एफओबी वैल्यू होगा उसका इतने प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दे देंगे। लेकिन आपके जो गुड्स हैं उनके रिलेशन में अगर कोई ऑल इंडस्ट्री रेट नहीं अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको जिस दिन एक्सपोर्ट किया, आपको जब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, वहां से 3 महीने के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई एआईआर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप क्या करो, हमको एक ब्रांड रेट फिक्स कर दो। या तो फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि ऑल इंडस्ट्री रेट एग्जिस्ट करता है लेकिन वो लेस देन 80% ऑफ एक्चुअल ड्यूटीज है, आपने जो एक्चुअल ड्यूटीज पे की है उसका लेस देन 80% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है, तो आप स्पेसिफिकली जाके अप्लाई कर सकते हो विद इन 3 मंथ्स के यार ये तो बहुत कम ड्यूटी ड्रॉबैक है, एक बार आप असेस करो और हमारे लिए स्पेशल ब्रांड रेट हमको फिक्स करके दो। तो भाई ऑल इंडस्ट्री रेट जो कि नॉर्मली अवेलेबल है, जिसमें आपको आपके एफओबी वैल्यू का कुछ प्रिस्क्राइब परसेंटेज का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है। अगर ये प्रिस्क्राइब परसेंटेज आपकी एक्चुअल ड्यूटी के 80% से भी कम है, तो आप एप्लीकेशन करके अपने लिए स्पेशल ब्रांड रेट फिक्स करवा सकते हो। या तो रूल 6 क्या बोलता है कि भाई एआईआर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ऑल इंडस्ट्री रेट है ही नहीं, तो सीधी सी बात है, आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अप्लाई करके और अपने लिए एक ब्रांड रेट फिक्स करवाना पड़ेगा ना। ये 3 महीने और ये 3 महीने एक्सटेंड हो सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, सेम जो पोस्ट में केस पड़ा था वैसा ही है, सेम एक्सटेंड हो सकते हैं, फर्दर 3 मंथ्स, फर्दर 6 मंथ्स, और फीस भी एकदम से सेम है। इफ एक्सपोर्टर फाइल फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर एआईआर, एक बार आपने ऑल इंडस्ट्री रेट के अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम फाइल कर दिया है, तो उसके बाद अब आप स्पेशल ब्रांड रेट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो। पहले से बुद्धि चला लो कि भाई 80% से कम है क्या, ऐसा कुछ है क्या, तो पहले से अप्लाई कर दो। एक बार एआईआर में क्लेम सबमिट कर दिया तो उसके बाद स्पेशल ब्रांड रेट फिक्सेशन नहीं होगा। प्रोविजनल बेसिस पे भी आपको डीबी के दिया जा सकता है, लेकिन इस केस में सीधी सी बात है, बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा। उसके बाद रूल 4 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो एआईआर को रिवाइज कर सकती है। ये जो एक बार रूल 3 में एआईआर फिक्स हो गया तो ये भाई कोई गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है, गवर्नमेंट इसको रिवाइज कर सकती है। एंड रूल 9 ये बोलता है आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स का जो मार्केट प्राइस है, आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स का जो मार्केट प्राइस है, मैक्सिमम उसका 1/3 आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जा सकता है। भाई सपोज 100 रुपीज का गुड्स है, 100 रुपीज का मेरा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस है, तो अब इसमें जो इम्पोर्टेड गुड्स है उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी तो कितनी ही हो सकती है जिस ड्यूटी का मुझे रिफंड मिलेगा, तो वी आर अज्यूमिंग कि भाई ये 100 में से 33.33 से ज्यादा तो ड्यूटी का अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि हम इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ड्यूटी की बात कर रहे, जो ड्यूटी आपको रिफंड मिलनी चाहिए। तो भाई एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस है मैक्सिमम उसका 1/3 आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जा सकता है। आपने ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एप्लीकेशन कर दी, क्लेम सबमिट कर दिया, और अगर आपको 1 महीने के अंदर डीबी के नहीं मिलता है, तो जिस दिन ये 1 महीना एक्सपायर होगा उस दिन से आपका क्या होगा, 6% इंटरेस्ट पर एनम से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। फिर जब भी आपको आगे जाके एक्चुअल ड्यूटी ड्रॉबैक का पेमेंट मिलता है, वहां तक आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो 6% per annum shall be paid from the date after expiry of 1 month till the date of payment। एंड दूसरा, अगर एरोनियसली आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया गया था, या तो अब ड्यूटी ड्रॉबैक रिकवरेबल हो गया है, गलत ड्यूटी ड्रॉबैक आपको दिया था, तो उस केस में जिस दिन आपको गलत ड्यूटी ड्रॉबैक दिया था वहां से लेके जिस दिन रिकवरी होती है उस दिन तक 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है। मॉड्यूल की लैंग्वेज ऐसा बोलती है कि भाई डिमांड रेज किया और डिमांड के 2 महीने के अंदर नहीं पे किया तो ही इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा नहीं है। बैर एक्ट और आपके सारे सम्स भी ऐसे ही सॉल्व होते हैं कि भाई जिस दिन ये एरोनियस पेमेंट कर दिया गया था वहां से लेके जिस दिन रिकवरी होती है ड्रॉबैक की, इन दोनों पीरियड के बीच में जितना भी टाइम है उस पे 15% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट पे कब तक कर देना है, तो भाई जिस दिन डिमांड ऑर्डर आया वहां से 2 महीने के अंदर तो आपको पे कर ही देना है, बट इंटरेस्ट तो शुरू से ही शुरू हो जाएगा।
और लास्ट सेक्शन 76 क्या बोलता है भाई, प्रोहिबिशन है। अगर मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स ही लेस देन ड्यूटी ड्रॉबैक है, मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स लेस देन, आप जितना ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो उससे भी कम में तो पूरे गुड्स का मार्केट प्राइस है, तो आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। चिंदी बना नहीं करना है, 50 रुपीज से कम के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक मांगने मत जाना, 50 रुपीज से कम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे। और अगर गवर्नमेंट को ऐसा शक हो जाता है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा शक हो जाता है कि भाई सिर्फ ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए आप इन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो और वापस से स्मगल बैक कर लोगे, वापस से स्मगल बैक कर लोगे, तो उस केस में भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक और वीडियो डाल दूंगी जिसमें मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व कर लेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक के रिलेशन में, ताकि आपको कोई भी क्वेरी ना रहे। कीप स्टडिंग गाइस, एग्जाम एकदम पास में है, कीप रॉकिंग, टेक केयर।